नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। इस वीडियो में हम समझेंगे संस्कृत पेडागोजी के बारे में। जैसे अभी एमपीटेट का पेपर होना और सीटेट का पेपर भी दिसंबर में होना है, तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे एमपीटेट और सीटेट में जो पेपर होते हैं उसमें क्या होता है, किसी 30 नंबर का हमारा सब्जेक्ट होता है, 150 नंबर का पेपर आता है। उसमें 30 नंबर के सब्जेक्ट में 15 नंबर की पेडागोजी है, जिसको शिक्षण विधियाँ कहते हैं। शिक्षण विधि का मतलब होता है कि पढ़ाने का तरीका, किस तरीके से हमें पढ़ाना चाहिए। तो उन तरीक़ों को हमारे जो पेपर है उनमें 15 नंबर को अलग से डिफ़ाइन किया गया है, अलग से उनका पेपर आता है। 15 नंबर का हमारा सब्जेक्ट के कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं और 15 नंबर का हमारी पेडागोजी शिक्षण विधियाँ आती हैं कि बच्चों को, हमें जब विद्यालय जाते हैं तो हमको किस प्रकार से इंटरेक्ट करना चाहिए, हमारे क्लास का वातावरण कैसा होना चाहिए, अनुशासन कैसा रखना चाहिए, इन सब के बारे में एक पढ़ाने का तरीका है। ये इसलिए पूछा जाता है ताकि हमें एक साइकोलॉजी डेवलप हो सके कि हम बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना, वही पुरानी पद्धतियों से ना पढ़ाएं। अब जैसे हम संस्कृत की बात करें तो पेडागोजी जैसे एमपीटेट है, तो एमपीटेट में जो संस्कृत पेडागोजी आती है वो हिंदी में लिखी रहती है। उसमें अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो हिंदी में होगा, संस्कृत में नहीं होगा। जबकि सीटेट में कोई क्वेश्चन आता है तो वो संस्कृत में लिखा रहता है, त्वम किम नाम अस्ति, इस प्रकार से। जबकि अगर एमपी में आएगा तो वो इस तरह से लिखा होगा कि तुम्हारा नाम क्या है। तो संस्कृत का समझ लेते हैं। इसमें 15 नंबर के तो आएंगे पैराग्राफ, एक पैराग्राफ गद्य का, एक पद्य का आएगा, और 15 नंबर की पेडागोजी आएगी। तो अगर हम ये टैग वर्ड हैं कुछ इस वीडियो में समझेंगे। अगर हम टैग वर्ड देख लेते हैं, ये पॉजिटिव टैग वर्ड है, कुछ नीचे नेगेटिव टैग वर्ड लिखे रहते हैं। नेगेटिव का मतलब है अगर ये हमारे ऑप्शन में हैं तो हमको इनको टिक नहीं करना है, इनको छोड़ देना है, इनको ऑप्शन को हटा देना है। और लेकिन अगर ये टैग वर्ड हमको कहीं दिखते हैं ऑप्शन में तो इनको हमको प्राथमिकता देनी है। ठीक है, तो हम समझ लेते हैं। जैसे भाषा अधिग्रहण, भाषा अधिग्रहण है भाषा का अर्जन। भाषा का अर्जन हिंदी में बोला जाता है। तो भाषा का अर्जन कैसे करते हैं बच्चे? जब बच्चा छोटा होता है अपने प्राथमिक स्तर पर, जब बच्चा स्कूल नहीं जाता उसको बोला जाता है भाषा अर्जन। और जब बच्चा विद्यालय में जाता है तो उसको बोला जाता है भाषा अधिगम, भाषा को सीखना। अर्जन का मतलब होता है अपने आप से आना, कोई उसमें बच्चा कोशिश नहीं करता। जबकि भाषा अधिगम, अधिगम मतलब सीखने में बच्चा कोशिश करता है, प्रयास करता है, तभी सीख पाता है। और भाषा कैसे सीखी जाती है? भाषा का मतलब होता है जब आमने सामने बोलचाल की भाषा होती है, मतलब बोलते हैं, एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं, तो बच्चा भाषा सीखते हैं। तो भाषा अधिग्रहण, भाषा का अधिग्रहण कैसे होता है? मातृभाषा के रूप में होता है बच्चा। जैसे अगर कोई हिंदी भाषी क्षेत्र का बच्चा है तो हिंदी भाषा का अपना अधिग्रहण करेगा, अर्जन करेगा। और अगर मराठी भाषी क्षेत्र का है तो मराठी भाषा का अधिग्रहण करेगा। ये सहज रूप से हो जाती है, इसमें कोई उसको सीखना नहीं पड़ता है, ना कोई प्रयास करना पड़ता है, वो सुनता रहता है, देखता रहता है और सीख जाता है स्वाभाविक रूप से। अनौपचारिकता, अनौपचारिक का मतलब होता है कि अगर कोई उसमें कोई एक उसके कोई नियम ना हो, उसका कोई व्यवस्थित ढंग ना हो, तो उसको अनौपचारिक बोला जाता है। और अगर औपचारिक बोले, जैसे विद्यालय शिक्षा, उसको औपचारिक बोला जाता है। उसका व्यवस्थित रहता है, कब स्कूल जाना है, कब स्कूल छोड़ना है और कब विद्यालय में पढ़ाई होनी है, तो वो औपचारिक शिक्षा कहलाती है। जो भाषा अधिग्रहण है वो अनौपचारिक होती है, उसका कोई नियम नहीं है, स्वाभाविक रूप से होती है। सहज है, स्वाभाविक है कि स्वाभाविक अगर आ गया शब्द तो भाषा अधिग्रहण आएगा। और अनुकरोति, अनुकरोति मतलब अनुकरण करना। बच्चे क्या है, वो अनुकरण करते हैं, अनुकरण के माध्यम से भाषा का अर्जन करते हैं। ठीक है, और वहीं भाषा अधिगम की बात करें, अधिगम मतलब सीखना। तो बच्चे कैसे सीखते हैं? प्रयासपूर्ण, प्रयास के द्वारा सीखते हैं। बच्चों को एक सिस्टमेटिक ढंग में ढाला जाता है। स्कूल में जाते हैं तो उनको पहले खड़ियाँ या अक्षरों से परिचित कराया जाता है, फिर वो शब्द सीखते हैं, फिर वो वाक्यों को सीखते हैं। हिंदी पढ़ना, इंग्लिश पढ़ना, संस्कृत पढ़ना, इसी प्रकार से सीखते हैं। तो उनको एक निश्चित ढंग होता है, मतलब एक नियम में बच्चे बंध जाते हैं कि इस प्रकार से सीखना है, तो उसको एक औपचारिक बोला जाता है। तो भाषा का अधिगम है वो औपचारिक रूप से होता है, और अधिग्रहण है वो अनौपचारिक रूप से, स्वाभाविक रूप से होता है। इसको मानक कहा गया है। भाषा का अधिगम है मानक है, क्योंकि इसके मानक मतलब नॉर्म्स इसके निर्धारित कर दिए गए हैं कि इस प्रकार से बच्चे को विद्यालय में अपने स्वभाव को मेंटेन करना है या इस अनुशासन का पालन करना है, तो उसको मानक कहते हैं। या द्वितीयक होती है, जो हमारा भाषा अधिग्रहण होता है वो प्रथम होता है, भाषा का अधिगम प्रथम होता है, और जो भाषा का अधिगम है वो द्वितीयक में आता है, क्योंकि बच्चा सुबह कुछ ना कुछ सीखता है तभी विद्यालय जाता है। तो प्राथमिक रूप से भाषा का अधिग्रहण होता है वो अपनी मातृभाषा या घर में होता है, जो द्वितीयक रूप से होता है वो विद्यालय में होता है, या विद्यालय शिक्षा को कहें तो द्वितीयक मान सकते हैं। तो भाषा अधिगम में विद्यालय भी आ जाएगा। अब पठन, अगर पठन की बात करें अगर पढ़ने से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो उसका क्या टैग वर्ड होगा, क्या शब्द हमको पकड़ने हैं? अर्थ, बोधगम। अर्थ का मतलब जब कोई बच्चा पढ़ता है तो
तभी वो पठन माना जाएगा। जब उसका अर्थ, अगर कोई पढ़ रहा है केवल तो उसको हम पठन नहीं मानेंगे, अगर वह बच्चा उसका अर्थ भी समझ रहा है साथ में तो उसको पठन कहेंगे। बोधगम मतलब बोधगम, उसके बोध में, बुद्धि में वो जाना चाहिए। अगर वो केवल पढ़ रहा है तो उसको केवल हम वाचन कहेंगे, उसको पठन में नहीं डालेंगे। पठन में तभी आएगा जब उसका वो अर्थपूर्ण समझ रहा हो और बोध हो रहा हो उसको, और अनुमान लगा रहा हो, अनुमान भी साथ में लगाया जा रहा हो, या उसको कल्पना शक्ति भी डेवलप हो रही हो, तभी उसको हम पठन में मानेंगे। अनुमान का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है पठन में। मतलब अगर जब तक उसकी कल्पना शक्ति विकसित नहीं हो रही है तो हम उसको पठन नहीं मान सकते हैं। कल्पना शक्ति तभी विकसित होती है जब कोई बच्चा किसी अगर पाठ को पढ़ रहा है तो उसके बारे में वो अजम्पशन लगाता जाए कि हाँ इसके बाद क्या होगा। अगर आधी कहानी हम छोड़ दें तो आधी के बाद क्या होगा। अगर वह वाचन कर रहा होगा तो आधी के बाद का नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसने समझी नहीं है। अब आते हैं लेखन। लेखन में मौलिक विचार, मौलिक का मतलब होता है क्रिएटिविटी। जब भी अगर कोई बच्चा लेखन करता है तो जैसे अक्सर छोटी क्लासों में अभी जो आई हैं किताबें या फिलहाल की किताबें चलती हैं, उसमें क्या होता है कि स्वतंत्र पठन होता है और स्वतंत्र लेखन होता है। स्वतंत्र लेखन में क्या होता है कि अगर आप इस परिस्थिति में क्या करेंगे, अगर एक चित्र बना दिया जाएगा, उस चित्र के बारे में कहा पाँच वाक्य लिखिए, तो अब बच्चा स्वतंत्र है, कुछ भी लिख सकता है। या उसमें लिखा होगा कि आप बड़े होकर क्या करोगे या क्या बनोगे, तो बच्चा उसमें स्वतंत्र रहता है, कुछ भी लिख सकता है। तो मौलिक विचार, उसकी क्रिएटिविटी को उसमें उजागर किया जाएगा, तभी उसको लेखन माना जाएगा। ठीक है। अभिव्यक्ति, बच्चा अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सके। ऐसा ना हो अगर कोई रटा रटाया ज्ञान है तो उसको हम लेखन में नहीं मानेंगे। रटाया ज्ञान कोई लिख रहा है, उसको अभिव्यक्त करना आना चाहिए अपने विचारों को। अब भाषा का प्रयोग, भाषा का प्रयोग होना ही, भाषा का प्रयोग अगर कहीं आ रहा है टैग वर्ड में तो पॉजिटिव टैग वर्ड माना जाएगा कि भाषा का प्रयोग करना मतलब एक दूसरे से बातचीत करना। अगर क्लास में बच्चे एक दूसरे से भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो वो हमारा पॉजिटिव, उसको हम सही टिक करेंगे। संरचनात्मक, जो संरचना होती है, जो क्लासरूम की संरचना होती है और भाषा की जो संरचना होती है, उसको हम एक पॉजिटिव टैग वर्ड में मानेंगे कि एक संरचना के माध्यम से कि बच्चा सीख रहा है। कि बच्चा को अगर जैसे किसी जैसे क्या बोलते हैं कि जब विद्यालय में भाषा बच्चा सीखता है तो उसको एक व्यवस्थित क्रम में सीखता हुआ जाता है। तो जब अगर संरचना के माध्यम से सीख रहा है तो उसको हम पॉजिटिव टैग वर्ड में मानेंगे। अब विस्तृत पठन, जब कोई बच्चा अपने आनंद के लिए सीखता है, तो अगर आनंद के लिए सीखता है तो उसको पॉजिटिव मानेंगे। तो जब भी अगर कोई आनंद की बात कही जाएगी या कोई ऐसी बात कही जाएगी जिसमें बच्चा सहज रूप से अगर विद्यालय में भाषा ग्रहण करे तो उसके ऊपर कोई प्रेशर ना हो, तो उसको कहेंगे हम विस्तृत पठन। विस्तार से अगर कोई एक पाठ पढ़ा दिया तो वो बच्चे के अंदर एक क्यूरियोसिटी हो कि हम और आगे का पढ़ें, तो उसको विस्तृत पठन माना गया है। जो बच्चा आनंद के लिए पढ़ता है तो उसको एक पॉजिटिव मानेंगे, उसको हम नकारात्मक नहीं मानेंगे कि फालतू का ज्ञान बच्चा ले रहा है। सघन पठनम, अगर बच्चा कोई बारीकी से किसी चीज़ को पढ़ता है तो उसको भी पॉजिटिव मानेंगे कि अगर सघन पठन बारीक से पढ़ रहा है कि उसकी अगर कोई जैसे उसमें विराम चिन्ह लगे हैं तो उनको भी देख रहा है वो साथ में, और अगर कोई उसमें जैसे पर्यायवाची शब्द लिखे हैं तो उन पर भी वो अपनी नज़र फेर रहा है तो उसको सघन पठन मानेंगे। तो इसको भी हम पॉजिटिव में मानेंगे। अब आता है सहयोगी पठन। सहयोग के रूप में, सहयोग के साथ पढ़ना भी एक पॉजिटिव है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि वो आपस में एक ग्रुप बना लेते हैं और आपस में फिर चर्चा पर चर्चा करते हैं, तो चर्चा या सहयोगी पठन ये एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। चर्चा को हम एक पॉजिटिव में मानेंगे कि चर्चा करना एक, अगर किसी वाक्य में चर्चा लिखा होगा तो उसको हम नकार नहीं सकते हैं। सहयोगी पठन अब और समझते हैं। जैसे परिवीक्षणम, परिवीक्षणम का मतलब होता है पर एक जैसे परिवीक्षावधि कहते हैं, उसमें अगर ध्यान देना बच्चे पर, तो अगर उस भाषा पर, बच्चे की भाषा पर निरंतर हम ध्यान देते हैं तो उसकी भाषा भी एक अच्छी होती चली जाती है। जैसे किसी बच्चे को बोलने में दिक्कत आती है, अगर कोई हकलाता तुतलाता है तो उसकी भाषा पर अगर हम ध्यान देते हैं, लगातार उसका प्रयास कराते हैं तो उसकी भाषा अच्छी हो जाती है। बहुभाषकता ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे सुनने में ऐसा लगता है कि बहुभाषकता, अगर एक ही क्लास में बहुत विभिन्न भाषाओं के बच्चे बैठे हैं तो उनको हम नेगेटिव मान लेंगे कि हम कैसे पढ़ा पाएंगे। जैसे कोई मराठी बोल रहा है, कोई हिंदी, कोई इंग्लिश, तो हम किस भाषा में पढ़ाएंगे। लेकिन जो हमारा पेडागोजी में, शिक्षण शास्त्र में माना गया है, बहुभाषकता को एक संसाधन के रूप में माना गया है कि उनसे हम भी कुछ सीखें और हम भी अपने आप का विकास करें और बच्चे भी एक दूसरे की भाषाओं को सीखें। ऐसा ना हो कि बच्चा केवल एक भाषा तक सीमित रह सके। तो हमारी जो RT है, जो हमारी नई शिक्षा नीति है, उसमें भी त्रिभाषा का फॉर्मूला दिया गया है कि बच्चे विभिन्न भाषाओं को सीख सकें। उसको एक संसाधन के रूप में माना गया है। और संज्ञानवर्धक, और जब भी बहुभाषकता का शब्द आए तो उसको संज्ञानवर्धक मतलब ज्ञान में वृद्धि वाला माना जाता है कि बच्चा विभिन्न भाषाओं को सीखता है। अब है संस्कृति। जो भाषा है हमारी विभिन्न, जैसे संस्कृति क्या होती है, हमारा खान पान, रहन सहन, पहनावा,
यही संस्कृति में आते हैं। तो भाषा है वो संस्कृति को बढ़ावा देती है। तो जब बच्चा दूसरी भाषा के बच्चों के साथ जब इंटरेक्ट करेगा तो उनकी संस्कृति को भी सीखेगा। तो भाषिकता के साथ संस्कृति भी जुड़ जाता है। आत्म मूल्यांकन या इसको बोलेंगे स्व मूल्यांकन। तो स्वयं का मूल्यांकन करना ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर स्व मूल्यांकन आ गया है तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम इसको पॉजिटिव में मानेंगे कि अगर बच्चा स्वयं से खुद का मूल्यांकन कर रहा है, जैसे उसने एक पेज लिखा, वो उसमें स्वयं की गलतियां ढूंढ रहा है, तो उसको स्वयं मूल्यांकन में कहेंगे। अगर कोई उसने सवाल लगाया है, वो खुद बाद में उसे चेक कर रहा है या अपने दोस्तों के साथ जैसे शेयर कर रहा है एक दूसरी किताब में, तो उसको भी आत्म मूल्यांकन या स्व मूल्यांकन कहते हैं कि जैसे अगर स्वयं की गलतियों को वो निखारने लगे। समेकित या सामूहिक मूल्यांकन, इस सामूहिक मूल्यांकन में आया जाएगा। जैसे आत्म मतलब स्वयं का मूल्यांकन करना और सामूहिक मतलब दूसरों के साथ मूल्यांकन करना। अब है सहपाठी मूल्यांकन या समेकित, एक ही चीज़ है। सहपाठी में आ जाता है, सामूहिक सहपाठी में आ जाता है कि अपने सहपाठी के साथ या अपने दोस्त के साथ, जैसे इसमें सहपाठी माना जाता है कि केवल 2 दोस्त हों, जबकि समेकित में माना जाता है कि बहुत सारे ग्रुप में बना के 4-5 लोग अगर बैठे हैं तो उसको कहा जाएगा 4-5 लोग एक दूसरे की गलतियों को निखार रहे हैं, तो उसको बोला जाएगा सामूहिक मूल्यांकन। ये भी बहुत ज़रूरी होता है भाषा शिक्षण के लिए। परस्पर अंतः संपर्क, जब बच्चे परस्पर एक दूसरे से अंतः संपर्क करते हैं, एक दूसरे से भाषा का अनुवाद करते हैं, बातचीत करते हैं, किसी टॉपिक पर बहस करते हैं, तो ये भी भाषा शिक्षण के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है। तो परस्पर अंतः संपर्क को भी एक पॉजिटिव में माना जाएगा। वास्तविकी जीवन स्थिति दीयन्ते, इसका मतलब होता है वास्तविक जीवन के साथ जोड़ना। अगर भाषा को सीखना है तो हमको उसको वास्तविक जीवन के साथ जोड़ना होगा। जैसे अगर हम संस्कृत सीख रहे हैं तो गिलास रखा है, गिलास को चस्का बोलेंगे, तो उसको वास्तविक जीवन से जोड़ेंगे। ऐसी कोई वस्तु का नाम नहीं लेंगे जिसको बच्चा जानता ही ना हो। तो वास्तविक जीवन के साथ जोड़ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे वास्तविक जीवन हो गया, बहुभाषिकता हो गया, भाषा अधिग्रहण, भाषा अधिगम, ये बहुत ही कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर हम लगता है कि गलत तो नहीं है लेकिन ये सही होते हैं। सतत समग्र मूल्यांकन, सतत अगर मूल्यांकन की बात आए तो हमेशा सतत मूल्यांकन ही हमारा सही होता है। सतत मतलब होता है जो लगातार, जो दैनिक हो, साप्ताहिक हो और वार्षिक हो। केवल वार्षिक मूल्यांकन सही नहीं है। अगर वार्षिक मूल्यांकन लिखा गया कि मूल्यांकन का कौन सा तरीका सही है, एक तरफ तो लिखा हुआ है सतत समग्र मूल्यांकन और एक तरफ लिखा हुआ है कि वार्षिक मूल्यांकन जो साल के अंत में होता है। तो सतत समग्र मूल्यांकन सही होता है और वार्षिक मूल्यांकन गलत होता है। छात्राणाम प्रश्न कक्षाएं, छात्रों के साथ प्रश्न पूछना। अगर हम लगातार छात्रों के साथ प्रश्न पूछते रहते हैं और छात्र भी हमसे लगातार प्रश्न पूछते हैं तो ये पॉजिटिव में आएगा। छात्रों का प्रश्न पूछना क्लास को एक इंटरेक्ट बनाता है, एक बच्चों की जो स्थिति होती है, ध्यान होता है और रुचि होती है, उनको केंद्रित करने का माध्यम होती है। अगर छात्र प्रश्न नहीं पूछ पा रहे हैं तो उनकी रुचि नहीं रहती है। विविध शिक्षण अनुभव, विविध प्रकार के शिक्षण अनुभव भी बच्चा प्राप्त करता है। अगर विविध प्रकार के शिक्षण अनुभव का कोई शब्द मिल गया तो ये भी पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि शिक्षण के अनुभव के माध्यम से बच्चा भाषा में अपना सुधार करता हुआ चला जाता है। भाषा अधिग्रहण क्षमता, अब कुछ मनोवैज्ञानिक हैं जिसके बारे में हमने अपनी वीडियो में बनाया है। चॉम्स्की के बारे में, भाषा के बारे में हमने बताया है, कुछ मनोवैज्ञानिकों के बारे में, वाइगोत्स्की, स्किनर के बारे में भी हमने बताया है, पियाजे के बारे में। आप चाहें तो हमारी वीडियो MHRD टीचर पर देख सकते हैं। जैसे भाषा अधिग्रहण क्षमता चॉम्स्की का है, जो भाषा है बच्चों में जन्मजात क्षमता होती है भाषा को ग्रहण करने की। एक किससे रिलेटेड है? चॉम्स्की ने कहा कि भाषा अधिग्रहण क्षमता बच्चों में जन्मजात होती है। बच्चा के पास एक भाषा ग्रहण यंत्र होता है जिसके माध्यम से बच्चा कोई भी भाषा सीख सकता है। अगर उसको हिंदी भाषी क्षेत्र में रखेंगे तो हिंदी सीख लेगा और अंग्रेजी भाषी क्षेत्र में रखेंगे तो अंग्रेजी सीख लेगा। विचार विमर्श, अगर जब भी समाज की कहीं बात आए तो वो वाइगोत्स्की से आप डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। समाज या खेल की बात आए तो वाइगोत्स्की से हम जोड़ देते हैं सीधा, और वो हमारा गलत नहीं हो सकता है। तो समाज के बारे में कहा है वाइगोत्स्की में। सामूहिक या कहीं भी सामूहिक रूप से अगर परस्पर अंतःक्रिया की बात कही जाए तो भी वाइगोत्स्की से जुड़ा है। और विचार विमर्श की बात कही, एक दूसरे से समाज में ही लोग एक दूसरे से विचार विमर्श करते हैं, उसको भी वाइगोत्स्की से जोड़ते हैं। और स्किनर ने कहा, स्किनर के बारे में हमने भी भाषा प्रयोग में बताया है कि बच्चा है वो अनुकरण के माध्यम से सीखता है, नकल करके सीखता है। जैसे उसने कभी मोबाइल शब्द सुना है तो पहले वो उसको अनुकरण करेगा, फिर उसमें साहचर करेगा, मतलब संबंध बैठाएगा। जैसे मोबाइल है तो मोबाइल शब्द को मोबाइल वस्तु से जोड़ लेगा, ठीक है, फिर उसका माता पिता के द्वारा सबलीकरण किया जाता है। तो स्किनर ने अनुकरण को बढ़ावा दिया है कि बच्चे अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं। वाइगोत्स्की ने कहा कि समाज के माध्यम से, परस्पर अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। अब समझते हैं, राज्य भाषा हमारी हिंदी है और सह राज्य भाषा अंग्रेजी। हमारी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है और संस्कृत भी हमारी कोई भाषा नहीं है। सह राज्य भाषा के रूप में माने तो अंग्रेजी है और राज्य भाषा हिंदी है। अब हमने पॉजिटिव, अगर ये शब्द हमें कहीं भी मिलते हैं
तो हमारे पॉजिटिव कहलाएंगे, मतलब इन पर हमें टिक करना है, इनको हमको प्राथमिकता देनी है अगर हमको कोई ऑप्शन में कन्फ्यूजन आ रही है। अब हम समझ लेते हैं कुछ नेगेटिव होते हैं, अगर ये ना दिख रहे हों तो फिर हम अलग से वीडियो बना देंगे, पहले हमको समझ लेते हैं। जैसे बोल तो रहे हैं, आपको सुनाई दे रहा होगा रटना। रटना हमेशा शिक्षण में, किसी भी प्रकार का शिक्षण हो, चाहे वो पर्यावरण का हो या किसी भी भाषा का हो या मैथ का हो, तो रटना हमेशा इसको अवॉइड करना है। रटना को कभी भी प्राथमिकता नहीं देनी, प्राथमिकता क्या उसको हटा ही देना है। रटना हमारा पूरी तरह से गलत है किसी प्रकार के शिक्षण में। व्यवहारात्मक, इसमें व्यवहार को शिक्षण में व्यवहारात्मक शिक्षण को बढ़ावा नहीं दिया गया, इसमें रचनात्मक शिक्षण को बढ़ावा दिया गया है। तो व्यवहारात्मक शिक्षण अगर कहीं मिलता है तो इसको हम नेगेटिव में लगा देंगे। अगर कहीं भी बच्चा खुद से व्यवहार के द्वारा, किसी के व्यवहार के द्वारा ना सीखे, खुद की रचना करके माध्यम से सीखे, रचना के द्वारा क्रिएटिविटी के माध्यम से सीखता चला जाए। व्याख्यान जो बड़ी कक्षाओं में किया जाता है कि शिक्षक बोल रहा है और बच्चे सुन रहे हैं, उसको पूरी तरह से प्राथमिक में तो गलत ही माना गया है, क्योंकि प्राथमिक कक्षाओं में व्याख्यान विधि के माध्यम से नहीं सिखाया जाता है, बाल केंद्रित विधि के माध्यम से सिखाया जाता है, प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से सिखाया जाता है। लेकिन इसमें व्याख्यान विधि पूर्ण तरह से गलत होती है। और जो हमारे पूरी शिक्षण विधि होती है वो बाल केंद्रित होती है, मतलब हमको बच्चे को केंद्र में रखना है। हम न शिक्षक को, न पाठ्य पुस्तकों को, न मैदान को, न खेल को, न विद्यालय को, न समाज को, किसी को भी केंद्रित नहीं करना है। जो पूरी चीज़ें हमारी घूमेंगी शिक्षण की, किसी भी विषय की हो, वो बच्चे के आसपास घूमे। अगर बच्चा उसमें सहज महसूस कर रहा है तो अगर वो बच्चे के अनुसार हैं तो उसको हम सही मानेंगे। अगर वो बच्चे के अनुसार नहीं है, बच्चे को उसमें किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है, तो हम उसको नहीं उसमें जोड़ेंगे, उसको हटा देंगे। जैसे अनुशासन, कठोर अनुशासन है, अनुशासन जरूरी है, लेकिन अगर कठोर अनुशासन हो उसमें लचीलापन होना चाहिए। अगर लचीलापन है तो वो अनुशासन सही है, अगर उसको कठोर अनुशासन है तो पूर्णतः गलत हो गया। अगर किसी बच्चे पर कठोर अनुशासन के साथ उसको धूप में खड़ा कर दिया जाए तो ये पूर्णतः गलत हो जाता है। अभ्यास करना, बार बार, जैसे रटना में बार बार अभ्यास कराते हैं। जैसे बच्चों से पहाड़ याद नहीं हो रहे हैं तो क्या करते हैं, बोले बचनी करवा दो, लगातार वो अभ्यास करेगा तो सीख ही जाएगा। तो अभ्यास को भी गलत माना गया। पुनः या पौना है अगर संस्कृत में आ जाता है तो पुनः अभ्यास करना, इसको नेगेटिव माना जाता है। पुनः कोई चीज़ बार बार रट के माध्यम से नहीं बल्कि समझ के माध्यम से सीखनी चाहिए। पुरस्कार को भी नेगेटिव माना गया। पुरस्कार को नेगेटिव क्यों माना है? कोई बच्चा एक बाह्य जो हमारे अभिप्रेरणा देता है, बाह्य अभिप्रेरणा को शिक्षण में नकार दिया गया है। कोई भी बाह्य बच्चा स्वयं की अभिप्रेरणा से सीखे। जब तक बच्चा स्वयं से, उसको अंदर ये ना हो कि हमको ये सीखना है, तब तक उसको सही नहीं माना गया। तो बच्चा स्वयं से जब सीखता है तो स्वयं आंतरिक अभिप्रेरणा का जो विकास होता है उसको पॉजिटिव माना गया है। जो पुरस्कार है वो बाह्य अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है, इसलिए इसको गलत माना गया है। शिक्षक केंद्रित, जो कोई भी शिक्षण होगा वो शिक्षक केंद्रित नहीं होगा कि शिक्षक चाहे कि हम अपनी क्लास को इस तरह, जैसे पूर्व में होता था, प्राचीन काल में पहले होता था कि शिक्षक ने जो कह दिया वही पत्थर की लकीर हो गया, तो उसको अब गलत मान लिया। बच्चे के अनुसार जो सही होगा उसको माना जाएगा। इसलिए बाल केंद्रित है, ना कि शिक्षक केंद्रित, ना पाठ्य पुस्तक केंद्रित, ना विद्यालय केंद्रित, ना समाज केंद्रित। कोई भी ऐसा शब्द आता है तो उसको नकारात्मक माना गया है। गैर संदर्भ, अगर इसमें ऐसा शब्द लिखा है, गैर संदर्भ की कोई बात नहीं करेगा। अगर जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं तो उसी टॉपिक पर बात करेंगे। जैसे अगर हम आज कर रहे हैं किसी भी पर्यावरण के किसी टॉपिक पर, हम जैसे जल चक्र पढ़ा रहे हैं तो केवल जल चक्र के बारे में चर्चा करेंगे। ऐसा नहीं है कि जल चक्र छोड़ के हम सौरमंडल की चर्चा करने लगें। तो गैर संदर्भ कोई भी ऐसी शब्द है तो उसको हम बाहर रखेंगे। मानकीकृत का मतलब होता है कि ऐसा नहीं है कि हमने कोई एक निश्चित नियम बना दिए हैं कि इन्हीं के अनुसार होगा। अगर शिक्षण है तो उसमें लचीलापन होना चाहिए और समय के हिसाब से, बच्चों के हिसाब से। बच्चे जैसे कोई बच्चा होशियार है, कोई बच्चा कम होशियार है, तो उसके हिसाब से वो हमारे मानक है, नियम बदलने चाहिए। योगात्मक का मतलब होता है कि योगात्मक मूल्यांकन होता है जिसमें साल के अंत में मूल्यांकन। एक तो होता है रचनात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक का मतलब होता है समय समय पर मूल्यांकन। एक होता है योगात्मक मूल्यांकन जिसका मतलब होता है साल के अंत में मूल्यांकन करना। जो हमारे जब हम छोटे थे या हम लोग 10 में पढ़े तो सीधे, तब भी थोड़ी बहुत होते थे, लेकिन और पहले देंगे तो डायरेक्ट वार्षिक परीक्षाएँ होती थी, एक आध परीक्षा बीच में करा ली। अब लेकिन आप देखो तो कक्षाओं में जैसे साप्ताहिक टेस्ट भी होते हैं, फिर मासिक टेस्ट भी होते हैं, फिर त्रैमासिक, फिर अर्धवार्षिक, फिर प्री बोर्ड होती है, फिर बोर्ड होती है। तो इस प्रकार से लगातार मूल्यांकन करना। और अगर बात करें कि छोटी कक्षा में तो प्रतिदिन का एक मूल्यांकन तय कर दिया गया है। तो कोई भी योगात्मक मूल्यांकन नहीं होगा बल्कि रचनात्मक, सतत, व्यापक और लगातार मूल्यांकन होता जाएगा। तो सतत व्यापक मूल्यांकन को बढ़ावा दिया गया है। योगात्मक मूल्यांकन अगर कहीं आए तो उसको हम नकार देंगे या नेगेटिव मान लेंगे। अगर व्याकरण की बात है तो व्याकरण छोटी कक्षाओं में तो नहीं माना गया है। भाषा सीखने में व्याकरण का कोई योगदान नहीं माना गया है। भाषा सीखने के लिए केवल आंतरिक परस्पर अंतःक्रिया के माध्यम से भाषा को सिखाया जाता है।
आई होप इतने शब्द आपको समझ में आ गए होंगे, और अगर आप इतने शब्द सीख लेते हैं, थोड़ी बहुत इन पर नज़र लगते हैं, फिर आप प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये शब्द हमने देखे थे तो इसको हमने सही करना है। तो आपकी जो शिक्षण विधियों पर आपकी सोच है, समझ है, वो थोड़ी विकसित हो जाएगी और हमको क्वेश्चन सही करने में आसानी होगी। नहीं तो हमको क्वेश्चन सही करने में थोड़ी दिक्कत होती है। अगर हम इनको थोड़ी बहुत समझ लेते हैं तो एक अपनी एक समझ बना लेते हैं कि अपने सोचने का एक तरीका बना लेते हैं कि हमको इस प्रकार से सोचना है, अपने हिसाब से नहीं सोचना है बल्कि बच्चों को हिसाब से सीखना है। इसलिए इसको बाल केंद्र रखा गया। हमको ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि जब भी पेडागोजी सॉल्व करें तो बच्चों के हिसाब से करें, ना कि अपने हिसाब से। आपको समझ में आ गई होगी। अब इसी प्रकार की और वीडियो हम अभी और लाएंगे संस्कृत पेडागोजी पे, हिंदी EVS की हम और बनाएंगे अभी, और मैथ की भी बनाएंगे। तो हमारे MHRD टीचर पर आप लगातार विजिट करते रहें। और हमने और भी कुछ वीडियो जैसे बाल विकास की बनाएंगे, प्याजी, वाइगोत्स्की, कुहल वर्ग, भाषा विकास की हमने जो वीडियो बनाई उसको भी देख लीजिए। वो हमारी बहुत ही छोटी छोटी वीडियो हैं, अगर आप वो देख बस लेते हैं तो आपके निश्चित 2-4 नंबर उसमें आप इजाफा ही हो जाएगा। नमस्कार। इसी प्रकार की और वीडियो के लिए हमारे चैनल MHRD टीचर को सब्सक्राइब करें। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस कर सकें।